नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का रिवीजन कर रहे थे जिसमें आज हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पहले आपको हर दिन 3 रिवीजन क्लासेस मिला करती थी। पहली क्लास आपकी 3 PM पर, दूसरी क्लास 6 PM पर और तीसरी क्लास 9 PM पर हुआ करती थी। आज से आपको केवल 2 ही रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, जिसमें पहली क्लास आपकी होगी 8 PM पर और दूसरी क्लास होगी 10 PM पर। 8 PM वाली क्लास में आपको फर्स्ट पेपर से कोई टॉपिक मिलेगा और 10 PM वाली क्लास में आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ पेपर से कोई टॉपिक मिलेगा। रिवीजन क्लासेस कम करने की मेन वजह यह है जो हमारा छूटा हुआ सिलेबस है उस पर फोकस किया जा सके, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे सर छूटे हुए सिलेबस को पूरा कराइए। हालांकि अभी तक हमने 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और रिटन एग्जाम में आप 75% सिलेबस कंप्लीट करके 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं अगर आपकी राइटिंग और राइटिंग स्पीड अच्छी है। इसके अलावा आपको लिखने का थोड़ा बहुत सही सलामत आइडिया है तब। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र और लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति। लास्ट में देखेंगे छनाई का सिद्धांत। बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इस आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में कहा गया कि अंग्रेजों के अधीन भारतीय भूभाग में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने व ज्ञान और साहित्य के पुनरुत्थान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेगी। सिंपल लैंग्वेज में आप समझें कि 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में यह बोला गया कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए देगी, लेकिन यह निर्धारण नहीं किया गया किस तरह की शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, यानी कि प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा का मतलब है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों पर आधारित शिक्षा है, और पाश्चात्य का मतलब है जो पाश्चात्य यानी कि यूरोपीय पश्चिमी देशों की संस्कृति पर आधारित शिक्षा। तो यह निर्धारण नहीं किया, इसीलिए एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। आज्ञा पत्र की इस धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च की जाएगी, प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य का मतलब है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों पर आधारित शिक्षा है, और पाश्चात्य का मतलब है जो पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों की संस्कृति पर आधारित शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है। इसके फलस्वरूप विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राचीन शिक्षा पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर लोग, यानी कि जो प्राच्यवादी हैं, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत में शिक्षा का विकास चाहते थे, उनका कहना था कि यह धनराशि संस्कृत, फारसी व हिंदी माध्यम की शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। इस गुट को प्राच्यवादी गुट कहा गया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश लोग जो भारत में चलने वाली अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य साहित्य व यूरोपीय ज्ञान विज्ञान वाली शिक्षा पर धनराशि खर्च करने की मांग कर रहे थे, इस गुट को पाश्चात्यवादी गुट कहा गया। 2 गुट बन गए, एक प्राच्यवादी गुट और दूसरा पाश्चात्यवादी गुट। जो प्राच्यवादी है उसका कहना था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे उनका कहना था कि भारत में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान वाली शिक्षा के आधार पर शिक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए। तो 2 गुट बन गए, एक तो प्राच्यवादी गुट और एक पाश्चात्यवादी गुट। इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो 1823 में कंपनी ने इस विवाद पर विचार करने के लिए 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया, परंतु यह समिति भी 2 वर्गों में बंट गई। पहला वर्ग था प्राच्यवादी वर्ग और दूसरा था पाश्चात्यवादी वर्ग। 1813 के 20 वर्ष बाद 1833 में पुनः नया चार्टर एक्ट आना था, नया आज्ञा पत्र आना था। आपको ये बात समझनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी हर 20 साल में नया आज्ञा पत्र लाती थी। 1813 के बाद अगला आज्ञा पत्र कब आएगा? 1833 में। इसके बाद अगला आज्ञा पत्र आएगा 1853 में। जब कोई नया आज्ञा पत्र आता था तभी कोई बड़ी बात होती थी। जैसे 1833 के आज्ञा पत्र के बाद मैकाले का विवरण पत्र आया 1835 में। इसी तरह 1853 के आज्ञा पत्र के बाद वुड का घोषणा पत्र आया है 1854 में। आज्ञा पत्र का मतलब क्या है? आज्ञा पत्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं कमांड लेटर, यानी कि जो कमांड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कमांड कैसे करेगी, शासन व्यवस्था किस तरह से चलेगी, वो सब आज्ञा पत्र में लिखा रहता था। अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद में आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि जो पाश्चात्यवादी समर्थक हैं उसमें आपको केवल अंग्रेज लोग ही मिलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही मिलेंगे, और जो पाश्चात्यवादी समर्थक हैं उसमें आपको केवल भारतीय मिलेंगे। जैसे कि अपवाद के रूप में हम बात करते हैं राजा राममोहन राय,
थे तो भारतीय लेकिन एक पाश्चात्यवादी समर्थक थे। इनका कहना था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास अंग्रेजी संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति के आधार पर किया जाए, क्योंकि इनका मानना था भारत में जो कुरीतियां फैली हैं, जैसे कि बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, इनको यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देकर ही समाप्त किया जा सकता है। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, थे तो अंग्रेज लेकिन एक प्राच्यवादी समर्थक थे। इनका मानना था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों के आधार पर किया जाए। अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बाद अब हम बात करते हैं लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। तो लॉर्ड मैकाले को 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनाकर भारत भेजा गया। मैकाले अंग्रेजी भाषा व साहित्य का प्रकांड विद्वान था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और मैकाले को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह 43वीं धारा की व्याख्या करे और प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करे। लेकिन मैकाले ऐसा कर नहीं पाए, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को इन्होंने खत्म तो बिल्कुल नहीं किया, बढ़ा और दिया, ठीक है। मैकाले ने दोनों लोगों से बात की, यानी कि प्राच्यवादी लोगों से भी बात की और पाश्चात्यवादी लोगों से भी बात की। उसके बाद उसने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को सौंप दिया। अब इसके बाद देखते हैं लॉर्ड मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में दिए गए सुझाव। तो आपको माइंड में क्या रखना है कि मैकाले जो है एक प्रबल पाश्चात्यवादी समर्थक था, यानी कि उसका मानना था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास अंग्रेजी संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति के आधार पर किया जाना चाहिए। तो उसके सुझाव भी कुछ ऐसे ही होंगे। पहला सुझाव क्या था कि प्राच्य साहित्य व ज्ञान की शिक्षा अव्यवहारिक व निरर्थक, जो प्राच्य साहित्य है, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा है, वो बिल्कुल बेकार है, अव्यवहारिक है और उसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। मैकाले ने प्राच्य शिक्षा व प्राच्य साहित्य की शिक्षा दिए जाने का विरोध करते हुए विवरण पत्र में लिखा कि भारतीय भाषाओं, साहित्य व ज्ञान पूर्णतः निरर्थक व अव्यवहारिक है। उसने कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है और वह इतनी अविकसित व गंवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने भारतीय धर्म ग्रंथों को व अन्य ज्ञान भंडारों को अंधविश्वास व मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा बताया। जो भारतीय धर्म ग्रंथ है, भारतीय साहित्य है, वो बिल्कुल अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं, ऐसा कहना था मैकाले का। और उसने इस संबंध में लिखा कि भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है, इसके भूगोल में सीरे व मक्खन के समुद्रों का वर्णन है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका मजाक बनाकर भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, जो धर्म ग्रंथ है, उनका मजाक बनाकर उसने लिखा कि भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है, इसके भूगोल में सीरे व मक्खन के समुद्रों का वर्णन है, इसका चिकित्सा शास्त्र ऐसा है जिससे अंग्रेजी पशु चिकित्सकों को भी शर्म आ जाए, और ज्योतिषी शास्त्र ऐसा है कि जिस पर अंग्रेजी स्कूल लड़कियां हंसेंगी। उसने कहा कि संस्कृत और अरबी के स्कूल व कॉलेज पर सरकारी धन खर्च करना बिल्कुल बेकार है और उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसने प्राच्य साहित्य के मुद्रण व प्रकाशन पर भी सरकारी धन के खर्च करने को बंद कर दिया। जो भारतीय संस्कृति के मुद्रण और प्रकाशन को भी इसने बंद कर दिया। दूसरा सुझाव क्या था कि पाश्चात्य साहित्य व यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आवश्यक व महत्वपूर्ण, ठीक है। भारतीय संस्कृति, प्राच्य संस्कृति की शिक्षा बेकार बताई और जो पाश्चात्य संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति की शिक्षा उपयोगी बताई। पाश्चात्य साहित्य व यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा आवश्यक और महत्वपूर्ण। मैकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था, जबकि संस्कृत व अरबी साहित्य को कोई भी महत्व नहीं देता था। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि एक अच्छे, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य को बढ़ा चढ़ाकर उसने लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखा साहित्य भारत व अरब की संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को पाश्चात्य, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस प्रकार की शिक्षा से ही भारत की प्रगति संभव है, ठीक है। अब देखो, मैकाले के विवरण पत्र के मूल्यांकन से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मूल्यांकन में आपके इसके गुण और दोष लिखने हैं। तो वही बात, हम इसमें अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं, इसके अलावा दोष भी है, ठीक है।
उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस प्रकार की शिक्षा से ही भारत की प्रगति संभव है। तो मैकाले की बात ये कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। तीसरा सुझाव था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना आवश्यक बताते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा का उसने जो है अच्छा बताते हुए लिखा कि अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस ज्ञान के विशाल भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिसकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों, यानी कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। सही बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंग्रेजी में ही होता था, अब भी होता है। तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। भारत के उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी नवीन ज्ञान तथा पुनर्जागरण की भाषा है। अगला सुझाव क्या था कि उच्च शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को, ठीक है। और इसी के संबंध में है छनाई का सिद्धांत। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कहा कि सरकार के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना धन नहीं है कि भारत में सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सके। इसलिए उसने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इसके लिए मैकाले ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए, अपने तर्क प्रस्तुत किए कि क्यों उच्च शिक्षा समाज के केवल उच्च वर्गों को ही दी जाए। पहला तर्क क्या था कि इससे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक यानी कि अंग्रेज और शासित यानी कि आम जनता के बीच संदेशवाहक, द्विभाषक का कार्य कर सकेंगे, मीडिएटर का कार्य करेंगे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के लोग हैं उनकी बात साधारण जनता तक पहुंचा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजी भी जाने, ऐसे लोगों की जरूरत थी। दूसरा तर्क था कि इससे भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा। पहला उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और दूसरा उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग, ठीक है। इसके बाद इस व्यवस्था से उच्च वर्ग में पढ़ने वाले पाश्चात्य संस्कार धीरे धीरे उनके संपर्क में आने वाले निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ेंगे, ठीक है। उसने कहा जब उच्च शिक्षा समाज की केवल उच्च वर्ग को दी जाएगी तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, उनके संस्कार धीरे धीरे निम्न वर्ग में भी आ जाएंगे। सबको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इससे कंपनी को कनिष्ठ पदों यानी कि जूनियर पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल जाएंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें ऊपर तो अंग्रेजी रहते थे, बड़े पदों पर तो अंग्रेजी रहते थे, नीचे पदों पर उन्हें जो है छोटे लेवल पर, जूनियर लेवल पर भारतीय रखने हैं। अब वो भारतीय भी अंग्रेजी जानना आवश्यक है। तो इससे उन भारतीयों को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल जाएंगे। इस व्यवस्था से लाभ यह भी होगा कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक स्वयं पहुंच जाएगी, आराम से छन छन कर पहुंच जाएगी। इसी से संबंधित है आपका छनाई का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला सुझाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। तटस्थता से हमारा मतलब होता है न्यूट्रलिटी, उदासीनता। तो यूं तो लॉर्ड मैकाले भारत में ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर भारतीयों को भी उसी रंग में ढालने का प्रबल समर्थक था। मैकाले जो है चाहता था कि भारतीय लोग हैं जो अंग्रेजी सीख जाएं, यूरोपीय संस्कृति अपना लें। वह अंग्रेजी शिक्षा द्वारा देश में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हों परंतु रुचि, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज हों। यानी कि देखने में तो भारतीय लगे लेकिन जो उनके अंदर संस्कृति हो, जो विचार है, रुचि, विचार, नैतिकता, वो सब अंग्रेजी हों, यूरोपीय हों। लेकिन वह ये काम बहुत चतुराई से करना चाहता था। उसका मानना था कि यदि इन सबके लिए सीधे व जबरन प्रयास किया गया तो भारतीय लोग अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए क्रियाशील हो जाएंगे, यानी कि विद्रोह कर देंगे और अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे। इसीलिए उसने, मैकाले ने विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से न दिए जाने का सुझाव दिया। धार्मिक रूप से तटस्थता की नीति उसने अपनाई कि धार्मिक रूप से किसी भी विद्यालय में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन वो चाहता तो था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। अब इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रस्ताव, शिक्षा नीति 1835 देखते हैं। तो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र
2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र प्रस्तुत होने पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर विचार किया। ठीक है, जो उसने सुझाव दिए थे उन पर विचार किया। इसके बाद एक शिक्षा नीति तैयार करने की सोची और 7 मार्च 1835 को मैकाले की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कंपनी की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। ठीक है, जिसे हम शिक्षा नीति 1835 कहते हैं। शिक्षा नीति इस प्रकार थी। शिक्षा नीति में क्या क्या बातें कही गई थी? तो पहला पॉइंट है कि शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जाएगा। मैकाले के जो सुझाव थे उन्हीं को अप्लाई कर दिया गया। संस्कृत, अरबी व फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन आदि के लिए अनुदान यथावत जारी रहेगा, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भविष्य में प्राच्य साहित्य यानी कि भारतीय संस्कृति का साहित्य के मुद्रण व प्रकाशन पर कोई धन खर्च नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई धन खर्च नहीं करेगी प्राच्य साहित्य के लिए। ठीक है, इसके बाद इससे बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फोकस है वो फोकस किया गया पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बल देने पर। इस नीति की घोषणा के बाद भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई और विद्यालयी पाठ्यचर्या में प्राच्य भाषा, प्राच्य साहित्य व भारतीय ज्ञान विज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य भाषा, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी व यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रमुख स्थान हो गया लॉर्ड जो है शिक्षा नीति 1835 के बाद। अब इसके बाद देखते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1839 में होता है। इसके संबंध में डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने कहा है कि लॉर्ड ऑकलैंड को इस बात का अभिमान था कि उसने 31,000 रुपए प्रतिवर्ष की मामूली रकम अधिक व्यय करके उत्तेजित विवाद का अंत कर दिया। ठीक है, 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। उन्होंने 31,000 रुपए प्राच्यवादी समर्थकों के लिए भी प्राच्यवादी शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया, जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म किया जा सके। 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया। इसमें प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, प्राच्यवादी समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए निम्न घोषणाएं की। प्राच्य विद्यालयों को यथावत चलने दिया जाएगा और उनको आर्थिक अनुदान भी यथावत दिया जाता रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, प्राच्य से अगला सुझाव क्या है कि प्राच्य शिक्षा के लिए जो अतिरिक्त धनराशि 31,000 रुपए प्रतिवर्ष मंजूर की गई है उसे प्राच्य शिक्षा के प्रचार व प्रसार पर व प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय किया जा सकेगा। इसके बाद प्राच्य विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा, बल्कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि उनको कोई वेतन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार नहीं देगी। नेक्स्ट है कि प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अब इसके बाद लास्ट में आता है अधोगामी निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? ठीक है, तो ये लॉर्ड मैकाले ही इसके प्रबल समर्थक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करते हैं। सिद्धांत का अर्थ क्या है? अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन, अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन या छनने की क्रिया। ठीक है, फिल्टर से बना है फिल्ट्रेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धनराशि व्यय करना चाहती थी, कम से कम धन खर्च करना चाहती थी। इसलिए उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उच्च शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए ही किया जाए, क्योंकि शिक्षा उच्च वर्ग के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर मेयू ने अपनी पुस्तक द एजुकेशन ऑफ इंडिया में लिखा कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके टपकना था। अगर हम सिद्धांत के समर्थकों की बात करें तो निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों में ईसाई मिशनरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, लॉर्ड मैकाले कंपनी के संचालक व बंबई गवर्नर जनरल की काउंसिल की समिति के सदस्य फ्रांसिस वार्डन प्रमुख रूप से थे। फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर 1823 को अपने विवरण पत्र में विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को जो है छनाई के सिद्धांत को समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान देना अधिक उत्तम है, अच्छा है। कंपनी के संचालकों ने
चेनाई के सिद्धांत के समर्थकों की बात करें तो निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों में ईसाई मिशनरी लॉर्ड मैकाले, कंपनी के संचालक व बंबई के गवर्नर की काउंसिल समिति के सदस्य फ्रांसिस वार्डन प्रमुख रूप से थे। फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर 1823 को अपने विवरण पत्र में विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को, उन्होंने चेनाई के सिद्धांत को सपोर्ट करते हुए अपने विचार रखे कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम है। दूसरा विचार उनका क्या था कि कंपनी के संचालकों ने 23 सितंबर 1830 को अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर जनरल को परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन लोगों को, उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है, जिनके पास टाइम है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। ठीक है, जब उच्च वर्ग के लोग हैं उनका अपने देश के निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव है, केवल उनको ही शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरों का विचार था कि यदि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए, यानी कि उनको ईसाई धर्म मनवा लिया जाए, तो निम्न वर्ग के लोग उनके उदाहरणों से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि ईसाई धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में द्विभाषी का कार्य करे जिन पर हम शासन करते हैं। हमारे का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और जिन पर हम शासन करते हैं यानी कि भारतीय जनता। तो हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो हमारे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उन लोगों के बीच में द्विभाषी का कार्य करे जिन पर हम शासन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और भारतीय लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करे, बाइलिंगुअल का कार्य करे। ठीक है, जो अंग्रेजी भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, ऐसे लोगों का हमें निर्माण करना है। अब इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। तो 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड ने चेनाई के सिद्धांत को स्वीकृति देते हुए अपने विवरण पत्र में निम्नलिखित घोषणा की। क्या कहा कि सरकार के प्रयास समाज के उन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है, जिनके पास टाइम है, उन्हीं को शिक्षा दी जाए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। तो ये आज की आपकी क्लास इसी नोट पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन रिटन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 91 40 62 15 34। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।